हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का एक हिंदी जो है मतलब क्षितिज जो है उसका चैप्टर है। एक नागार्जुन जी के द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है यद अंतुरित मुस्कान। ठीक है, एंड इसमें दो पार्ट है जिसका पहले का नाम है यद अंतुरित मुस्कान, दूसरे पार्ट का नाम है फसल। ठीक है, ये जो मतलब पहला जो है यद अंतुरित मुस्कान, इसके बारे में जो है इसमें एक शिशु के बारे में बताया गया, यानी बच्चे के बारे में बताया गया है, उसके मुस्कान के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उसका मुस्कान जो रहता है वो मरे हुए आदमी में भी जान डाल देता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ बताया गया है। ठीक है, एंड ये जो है मतलब फसल जो है वो फसल के बारे में दूसरा पार्ट में बताया गया है। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इस कविता में कवि ने नवजात शिशु के मुस्कान के सौंदर्य के बारे में बताया है। ठीक है, नवजात शिशु जिसका मतलब हाल में ही जन्म हुआ है। ठीक है, कवि कहते हैं कि शिशु की मुस्कान इतनी मनमोहक और आकर्षक होती है कि वो किसी मृतक में भी जान डाल दे। कवि क्या कहते हैं कि शिशु की जो मुस्कान होती है, बच्चे की जो मुस्कान होती है, वो इतनी आकर्षण, इतनी अट्रैक्टिव होती है कि वो मरे हुए आदमी में भी जान डाल देती है। खेलने के बाद धूल से भरा तुम्हारा शरीर देखकर ऐसा लगता है कि मानो कोमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया है। ठीक है, मतलब कभी ऐसा कहते हैं बच्चे को देख के कि मतलब वो जो है धूल में खेल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मानो कि कमल का जो फूल है वो तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आ गया है। तुम्हारे स्पर्श को पाकर पत्थर भी मानो पिघल कर जल हो गया। उसका जो बच्चे का जो मतलब स्पर्श पाकर, यानी बच्चे ने अगर पत्थर पे पैर रख दिया तो मान लो पत्थर भी जो है वो पिघल कर पानी हो जाता है। यानी तुम्हारे जैसे शिशु की कोमल स्पर्श पाकर किसी भी पत्थर हृदय व्यक्ति का दिल पिघल जाएगा। यदि आपके पास एक क्यूट सा बच्चा रहेगा, आप किसी एक क्यूट सा बच्चा को लेके जाते हो तो देखना जो मतलब बहुत ज़्यादा ये रहता है पत्थर दिल का आदमी, वो भी उसको बोलता है कि क्या बाबू कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, ऐसा वगैरह वो भी पूछता है। ठीक है, वही कवि बताना चाह रहे हैं कि इस ऐसा सुंदर बच्चा के मुस्कान को देख के, इस प्रकार के सुंदर बच्चा को देख कर जो मतलब कठोर दिल पत्थर हृदय वाले लोग रहते हैं उनका भी दिल पिघल जाता है। कवि कहते हैं कि उनका मन बाँस और बबूल की भांति नीरस और ठुंड हो जाता है। ठीक है, कवि क्या कहते हैं, उनका जो मन रहता है वो बाँस और इसके जैसा जो है वो बाँस और बबूल के जैसा ठुंड हो जाता है। ठीक है, यानी कि मतलब ये हो जाता है, नुकीला हो जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद फिर क्या दिया है कि परंतु तुम्हारे कोमलता का स्पर्श मात्र पड़ते ही हृदय की सेफालिकों के फूलों की भांति झड़ने लगा। ठीक है, एक जो शेफालिका का फूल रहता है वो आप देखे होंगे कि मतलब शाम में जो है वो टूट के अपने ज़मीन पे गिर जाता है। ठीक है, वही कवि बताना चाह रहे हैं कि इस प्रकार के बच्चे का मुस्कान देखकर, ठीक है, कवि के हृदय में वात्सल्य की धारा बह निकली और वे अपने शिशु से कहते हैं कि तुमने मुझे आज से पूर्व नहीं देखा इसलिए मुझे पहचान नहीं रहे। वो शिशु से क्या कह रहे हैं, वो जो बच्चे हैं उससे क्या कह रहे हैं कि तुमने आज से पहले मुझे नहीं देखा इसलिए तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो। वे कहते हैं कि तुम्हारे थकान से उबरने के लिए अपनी आंखें फेर लेता हूँ। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि तुम्हें थकान से उभरने के लिए अपनी आंखें फेर लेता हूँ ताकि तुम भी मुझे एकट देखने के क्षण से बच सको। ठीक है, यानी कि मतलब बच्चा जो है वो अपने माता पिता को जो है देख रहा है देखता जा रहा है। ठीक है, तो उसके पापा क्या करते हैं, मतलब वो जो कवि रहते हैं वो क्या करते हैं तो मुंह फेर लेते हैं जिसके कारण कि वो लगातार उनको ना देखे, जिसके कारण वो जो है थक जाए। कवि कहते हैं कि क्या क्या हुआ यदि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, यदि आज तुम्हारी माँ ना होती तो आज मैं तुम्हारी यह मुस्कान भी नहीं देख पाता। वो क्या कहते हैं कि यदि तुम्हारी आज माँ नहीं होती तो मैं आज तुम्हारी यह मुस्कान नहीं देख पाता। वे अपनी पत्नी का आभार जताते हुए, तुम्हारा मेरा क्या संबंध यह तुम इसलिए नहीं जानते क्योंकि मैं इधर उधर भटकता रहता हूँ। ठीक है, कवि क्या कहते हैं कि बच्चे को कि तुम जो है अपना और मेरा संबंध इसलिए नहीं जान रहे हो क्योंकि मैं इधर उधर भटकता रहता हूँ। तुम्हारी और ध्यान ना दिया, आज तक मैंने तुम्हारी और ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी माँ ने ही सदा तुम्हें स्नेह प्रेम दिया और देखभाल किया, पर जब हम दोनों की निगाहें मिलती है तब तुम्हारी यह मुस्कान मुझे आकर्षित लगती है। देखो
पापा जो रहते हैं, किसी के भी पापा रहते हैं, वो बेसिकली मतलब काम धंधा में बिजी रहते हैं, ठीक है। सो वो अपने बच्चे से उतना ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं। लेकिन इनमें ये क्या बता रहे हैं कवि कि जब वे अपने बच्चे से मिलते हैं, यानी कि पहली बार मिलते हैं, सो उसकी जो मुस्कान है उसको देख के वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसकी जो स्माइल रहती है वो देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। बेसिकली आप भी किसी बच्चे का जो है वो स्माइल देख के खुश हो जाओगे, भले वो कितना बड़ा मतलब ये कर दे, कांड कर दे, ठीक है, मतलब बड़ा सा बड़ा ये कर दे, कुछ भी तोड़ दे, फोड़ दे, फेंक दे, ठीक है, आपको मार भी दे, फिर भी आप उसके जो है स्माइल को देख के खुश हो जाते हो, ठीक है। सो ये जो है पहला पार्ट जो है वो हम लोग का कंप्लीट होता है, ठीक है, यहाँ पर। एंड सेकेंड पार्ट है यहाँ पे फसल, ठीक है। सो फसल में क्या दिया है कि यह कविता में कवि ने फसल क्या है, साथ ही इसे पैदा करने का में किनका योगदान रहता है उसे स्पष्ट किया है। इसमें क्या बताते हैं कि फसल क्या है और उन्हें पैदा करने में किनका योगदान होता है, इसके बारे में बताया है, ठीक है। वे कहते हैं कि इसे पैदा करने में एक नदी या दो नदी का पानी नहीं होता, बल्कि ढेर सारी नदियों का पानी का योगदान होता है। वो क्या कहते हैं कि ये जो फसल हैं उनको उपजाने के लिए एक नदी का जो है वो मदद नहीं चाहिए, दो नदी का भी मदद नहीं चाहिए, बल्कि बहुत सारी नदी जो रहती है वो इस फसल को उगाने में योगदान करती है, ठीक है। अर्थात सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और तब सब बादल बनकर बरसते हैं। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, यदि प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पढ़ा होगा तो उसमें शायद पता होगा, ठीक है, साइंस में, कि जैसे पानी रहता है वो भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है, सब जो है वो बादल बन के फिर बरसते हैं, जो कि फसल उपजाने में सहायक होते हैं, जिसके कारण जो है फसल जो है उपजने में सहायक होता है। वे किसानों का महत्व जो है स्पष्ट करते हैं, किसानों की भी मदद, जो किसान जो मेहनत करते हैं उसके बारे में भी बताते हुए कहते हैं कि फसल तैयार करने में असंख्य लोगों के हाथों की मेहनत होती है। असंख्य मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता है, ठीक है, इतने लोगों के हाथों की मेहनत होती है। कवि बताते हैं कि हर मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ज्योग्राफी वगैरह में कि हर मिट्टी की जो है वो अलग अलग है ना विशेषता रहती है, ठीक है। उनके रूप गुण रंग भी जो है वो एक समान नहीं होता, रूप भी अलग रहता है। जैसे ब्लैक हो गया, कोई कोई रेड रहता है, ठीक है, कोई ग्रे कलर में रहता है, बहुत प्रकार का मिट्टी रहता है, ठीक है। सबका योगदान फसल को तैयार करने में होता है, ठीक है। कवि ने बताया कि फसल बहुत चीज़ों का सम्मिलित रूप है। कवि ने क्या बताया, तो वो जो फसल है वो बहुत सी चीज़ों का सम्मिलित रूप है। जैसे नदी का पानी हो गया, हाथों का मेहनत हो गया, नदी का पानी पहला हो गया, हाथों का मेहनत हो गया, ठीक है, जो किसानों द्वारा की जाती है। विभिन्न मिट्टियों का गुण हो गया, ठीक है, तथा सूर्य के की किरणों का प्रभाव और मंद हवाओं का स्पर्श, इन सब के मिलने से हमारी फसल तैयार होती है। किन किन चीज़ों से मिलने से होती है, जो कवि बताते हैं। पहला हो गया नदी के पानी के वजह से, उसके बाद हाथों की मेहनत, ठीक है, उसके बाद हो गया विभिन्न मिट्टियों के गुण तथा सूर्य के किरण, ठीक है। इन सभी के जब मिलते हैं और हवा, जब मंद हवा जो है मिलते हैं, सब क्या होता है, तो एक अच्छे फसल की तैयारी होती है, ठीक है। सो ये फसल भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो दंतुरित मुस्कान एंड फसल भी हो गया। दंतुरित मुस्कान में था कि कवि जो है वो बच्चे के बारे में बताते हैं, ठीक है, और फसल में बताते हैं उसके महत्व और उसको कैसे उगाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा कवि के बारे में भी जान लेते हैं, मतलब जो हम लोग के कवि हैं नागार्जुन, ठीक है। सो इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले में सतखला गांव में हुआ था, ठीक है, दरभंगा जिले के सतखला गांव में सन 1911 में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। बाद में अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता गए। पहले क्या किए इन्होंने, तो आरंभिक शिक्षा जो है वो पाठशाला में, गांव की किसी पाठशाला में किए होंगे। उसके बाद में जो है वो बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और बेहद और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, ठीक है। 1936 में श्रीलंका गए और बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। 2 साल प्रवास के बाद 1936 में स्वदेश लौट आए, ठीक है। 1938 में वो क्या किए, तो अपने देश लौट आए। उसके बाद घुमक्कड़ी और अखंड स्वभाव के घनी स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा। सन 1998 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 1998 में इनकी मृत्यु हो गई। एंड इन्होंने बहुत से प्रमुख कार्य, जैसे इनका था काव्य कृति, ठीक है, जैसे हो गया कुछ हो गया युग धारा, बहुत सी चीज़ें, इसको एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है, इसको एक बार देख लेना। उसके बाद इनको पुरस्कार भी मिला था, जैसे हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, बहुत से पुरस्कार मिले थे। अब यहाँ पर जो है वो कठिन शब्दों के अर्थ दिए हैं, जैसे दंतुरित मतलब हो गया बच्चे के नए दांत, ठीक है,
दंतुरित मतलब हो गया बच्चे के नए दांत। उसके बाद धूली, धूली धसूर, ठीक है, इसका मतलब हो गया धूल मिट्टी से सने अंग। उसके बाद फिर गात यानी शरीर, जलजात मतलब कमल के फूल, परस मतलब स्पर्श, ठीक है, परस मतलब स्पर्श। तो ये जो है हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, द एंड हो जाता है, ठीक है। एंड चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना।